हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं हायर परचेज सिस्टम। फ्रेंड्स, आज की डेट में हायर परचेज सिस्टम बहुत ही कॉमन हो चुका है। आप देखिए कि किस तरह से आज के इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर हायर परचेज सिस्टम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप ये मानिए कि आज मान लीजिए एक कंपनी कार सोल्ड आउट कर रही है, तो आप सोचिए कि अगर एक कंपनी 100 कार सोल्ड आउट कर रही है तो उसमें से कितनी वो कैश डाउन सोल्ड आउट कर रही है और कितनी वो इंस्टॉलमेंट पे सोल्ड आउट कर रही है। तो हम क्या देखने को मिलेगा कि आज का जो हमारा बिजनेस है, रोजगार है, वो काफी हद तक इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर डिपेंड है। ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या कि यानी कि एक कार खरीदी गई, मान लीजिए 20 लाख की कार है, तो हमने क्या करा जी, 20 लाख की कार 5 लाख रुपए शुरू में इनिशियल पेमेंट दे दी और 15 लाख रुपए फिर बाद में विद इंटरेस्ट कंपनी को हम रिपे करते रहते हैं। तो दैट इज अ हायर परचेज सिस्टम। तो आज की इस मॉडर्नाइजेशन में आपको यह समझ में आ रहा है कि हायर परचेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एज ए कंज्यूमर हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि किस तरह से वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, किस तरह से वो ईएमआई हमारी बना रहे होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ रियल लाइफ की बातों का जवाब हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जो हायर परचेज है वो हायर परचेज एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड होता है। यानी कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो जो रेफरेंस के लिए लिया जाएगा वो हायर परचेज एक्ट 1972 के लिए लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मैंने जैसे बताया हायर परचेज सिस्टम के अंदर कि मैं मान लेता हूं सर एक सेलर है ए और मैं मान लेता हूं एक परचेजर है बी। अब यहां पर जो ए है अपने गुड सोल्ड कर रहा है बी को उन हायर परचेज सिस्टम पर, जिसका सर कैश प्राइस 50,000 है। कैश प्राइस 50,000 का मतलब क्या है कि अगर कोई 50,000 रुपए देता है कंपनी को, वो गुड्स कंपनी सामने वाले बायर को दे देगी और दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा और बात यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है हायर परचेज में कि ये 50,000 का जो कैश प्राइस है, जो हायर परचेजर है वो इनिशियली कैश प्राइस 50,000 इकट्ठा नहीं दे रहा और वो क्या कह रहा है कि जी मेरे से आप इनिशियली डाउन पेमेंट 10,000 रुपीज अभी ले लीजिए और उसके बाद वो यहाँ पे 12,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे करने को तैयार हो गया है, यानी कि 48,000। रिजल्ट ये हुआ 58,000। तो बी ऑब्वियसली कि अगर कोई हायर परचेजर हायर वेंडर से कोई इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज बेसिस पे सामान खरीद रहा है तो डेफिनेटली उसको कैश प्राइस से ज्यादा फिगर देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? हमें समझ में आया हायर परचेज सिस्टम क्या है? ग्रेट। अब माय फ्रेंड्स, कुछ कॉमन टर्म्स होंगी जो हमारी यहाँ यूज होंगी, जिसके बारे में अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो वो कॉमन टर्म्स क्या है? पहली बात यहाँ पे हायर वेंडर। माय फ्रेंड, मैंने हायर वेंडर की बात करी तो हायर वेंडर कौन है? जो गुड्स को हायर परचेज सिस्टम पर बेच रहा है। वेंडर मीन सेलर। तो फ्रेंड, इसका मतलब अब इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हायर वेंडर कौन है फ्रेंड? ए, जिसने यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम पे गुड्स को सोल्ड आउट करी। इज दैट क्लियर? अगला आया हायर परचेजर। हायर परचेजर जो हायर परचेज सिस्टम पे जो गुड्स को खरीद रहा है, यानी कि मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बी जो खरीद रहा है। कैश प्राइस, जैसे भी मैंने पीछे एग्जांपल में दिया कि कैश प्राइस जिसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, मींस दिस वन, ये कैश प्राइस कि अगर इकट्ठा पेमेंट एक बार में दी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, दैट इज द कैश प्राइस। तो इसके अंदर इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह का कोई अमाउंट इंक्लूड नहीं है, दैट इज नोन एज कैश प्राइस। इज दैट क्लियर? चलिए जी, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे डाउन पेमेंट। तो सर ये डाउन पेमेंट क्या था? ये एक हैंडसम इनिशियल अमाउंट था। ये इस बात की सिक्योरिटी थी किसको? हायर वेंडर को, कि हाँ हायर परचेजर सिंसियर है इस गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है जी, कि अगर कल को उसने पेमेंट नहीं करी तो हायर वेंडर अपनी गुड्स को रिपोसेस वापस ले सकता है। तो डाउन पेमेंट इनिशियली अमाउंट, उसका पोजीशन कब्जा लेने के लिए ये डाउन पेमेंट 10,000 देगा और ये अपना जो गुड्स है ये लेके अपने घर जाएगा। तो डाउन पेमेंट एक इनिशियल अमाउंट है, ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो इस बात को शो करता है कि जो हायर परचेजर है वो रियली सिंसियर है उस गुड्स को खरीदने के लिए। तो दैट इज माय फ्रेंड्स डाउन पेमेंट। चलिए, अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? ये एक एक्सेस अमाउंट है जो हायर वेंडर को मिल रहा है, जो कि वो इंस्टॉलमेंट पे गुड्स को बेच रहा है उसके रिटर्न में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ सर वो कितना हुआ? 8,000। कि यहां पर अगर कोई हायर वेंडर को सारा अमाउंट इकट्ठा देता है तो उसे 50,000 मिलते, बाद में टुकड़ों में अगर इंस्टॉलमेंट में उसे पेमेंट मिल रही है तो कितने मिल रहे हैं? 58,000। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो इंटरेस्ट क्या है? जो एक्सेस अमाउंट यहां पर मिल रहा है
हायर वेंडर को, या आप ये भी कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट जो हायर परचेजर को हायर वेंडर को देना पड़ रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला आता है जी हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या है? यानी कैश प्राइस में टोटल इंटरेस्ट। तो पीछे में बताया कैश प्राइस कितना 50,000, 8,000 का इंटरेस्ट था उसमें 58,000। आप ऐसा भी कह सकते हैं डाउन पेमेंट 10,000, 12,000 की 4 इंस्टॉलमेंट 48,000, टोटल इज द 58,000, अमाउंट इज सेम। तो हायर परचेज प्राइस का टोटल अमाउंट जो हायर परचेजर को पे करना पड़ रहा है हायर वेंडर को, दैट इज द हायर परचेज प्राइस। अगला आता है सर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। अब ये जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो ये हायर परचेज इंस्टॉलमेंट थी 12,000, ये थी ना 12,000 की, 12,000 दैट वन, ये इंस्टॉलमेंट। तो ये मंथली हो सकती है माय फ्रेंड, क्वार्टरली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, सेमी एनुअली हो सकती है, बायो एनुअली हो सकती है। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द सेलर एंड परचेजर। इज दैट क्लियर? आ रही बात सुनने? तो यहाँ पर जो हम सेलर हैं, इस सेलर को हम यहाँ बोल क्या रहे हैं, ध्यान करिए, यहाँ पे सेलर को हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हायर वेंडर, ये यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है जी। और यहाँ पे जो परचेजर है उसको जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो हायर परचेजर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जरा यहाँ सोचने का विषय है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई, क्वेश्चन तो ना वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सेलर तब होता जब ये 50,000 के सामने को गुड्स बेच रहा होता और यहाँ पे परचेजर 50,000 रुपए देता और बात खत्म हो जाती। लेकिन अब ये सेलर हायर वेंडर इसलिए है क्योंकि इसको जो पेमेंट मिलेगी वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी। और ये हायर परचेजर इसलिए है क्योंकि ये जो पेमेंट कर रहा है ये टुकड़ों में पेमेंट कर रहा है और अभी इसको इसकी ओनरशिप नहीं मिली है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर आपको कुछ कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा जो हमारे इसमें काम आएंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले उसमें पोसेशन ऑफ गुड्स। तो मैंने कहा जो पोसेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, यानी पोसेशन का मतलब कब्जा। जैसे ही भी यहाँ पे डाउन पेमेंट ए को देगा तुरंत इसको कब्जा मिल जाएगा, पोसेशन ऑफ द गुड्स। तो पोसेशन मतलब कब्जा। तो जैसे ही यहाँ पे हायर परचेजर डाउन पेमेंट देगा उसको उस पर पोसेशन का अधिकार मिल जाएगा, दैट इज द पोसेशन। फिर मैंने कहा राइट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का अधिकार। तो माय फ्रेंड ध्यान करिए, जो ओनरशिप का अधिकार है वो अभी भी स्टिल ए के पास होगा जब तक लास्ट पेमेंट यानी 58,000 का अमाउंट बी से ए के पास नहीं आ जाता। ओनरशिप जो रहेगी वो ए के पास ही रहेगी, ए ओनर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ माय फ्रेंड्स, मान लीजिए डाउन पेमेंट 10,000 दे दी, पता चला 2 इंस्टॉलमेंट भी दे दी 12,000 की, ठीक है जी। उसके बाद बी पेमेंट नहीं कर पाता तो यहां पर जो ए है वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है, यानी ओनरशिप जो रहेगी वो लास्टली तब तक रहेगी जब तक कि लास्ट पेमेंट नहीं आ जाती। हो सकता है अगर हम नोटिस करें फ्रेंड्स कि जैसे अगर हम कार खरीद लेते हैं, स्कूटर, बाइक, व्हाटएवर, हायर परचेज सिस्टम पे खरीद लेते हैं, तो आप कभी नोटिस करना जो आरसी हमें मिलती है उस आरसी पे हमारा नाम जो ऊपर है वो ठीक है, लेकिन नीचे हमें किसने फाइनेंस करा है उसका नाम आरसी पे लिखा होता है। यानी हम फर्दर उसको सोल्ड आउट करना चाहें तो हम बेच नहीं सकते जब तक हम सारी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देते, उस कंपनी से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ले लेते। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने कहा गुड्स का बेसिस ऑफ पेमेंट। सर जो बेसिस ऑफ पेमेंट है मैंने भी बताया, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या कुछ भी हो सकती है। गुड्स रिपोसेशन, देखो जी, गुड्स पोसेशन का मतलब क्या था, डाउन पेमेंट दी, इसको कब्जा दे दिया। रिपोसेशन मतलब कब यहाँ पे गुड्स का कब्जा वापस ले सकता है, ओनली इन दैट केस अगर यहाँ पे बी यानी हायर परचेजर अगर डिफॉल्टी होता है, ओनली इन दैट केस में वो अपने गुड्स का पोसेशन वापस ले सकता है, अदरवाइज वो जो हायर वेंडर है वो अपनी गुड्स को रिपोसेस नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ हायर परचेजर, सर जो ये पोजीशन क्या है हायर परचेजर की, तो मैंने कहा जो हायर परचेजर की जो पोजीशन है सर, ध्यान करिए सर, वो है बेली वाली, हमने लॉ में पढ़ा है सर, ठीक है जी। बेली क्या, यानी धरोहर, यानी ओनर कौन है, ओनर ए है। इज दैट क्लियर? इसकी गुड्स इसके पास रखी है, जब तक ये लास्ट पेमेंट नहीं कर देता ये ओनर नहीं कहलाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बेली। कि भाई एक ही एक वो है गुड्स है जो इसके पास एज ए सौगात रखी हुई है, एज ए बेली ये संभालेगा उस गुड्स को। जब लास्ट पेमेंट होगी ओनली आफ्टर दैट जो बी है वो यहाँ पे उसका ओनरशिप का टाइटल क्लियर होगा और वो ओनर यहाँ पर बनेगा, राइट। चलिए अगला सर रिस्क फैक्टर। अब सर ध्यान करिए जी, अब रिस्क फैक्टर तो सर ऑब्वियसली मालिक करेगा, तो यानी कि खुदा ना करे अगर इस गुड्स को कुछ हो जाता है तो इसका जो रिस्क फैक्टर एसोसिएट रहेगा वो ए के साथ रहेगा, यानी कि हायर वेंडर के साथ रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब अगला आता है पॉइंट्स, एग्रीमेंट ऑफ सेल।
सर फ्रेंड्स समझना पड़ेगा हमें, एक होता है हमारा एग्रीमेंट ऑफ सेल और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जब ये 50,000 की गुड्स बेच रहा होता और सामने वाली 50,000 पकड़ा देती और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता खत्म, यानी कि कहानी। बट माय फ्रेंड अब ये 50,000 को जो है ये इंस्टॉलमेंट में दे रहा है 58,000, तो ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब कि भाई जब यहाँ बी लास्ट पेमेंट ए को दे देगा, उसके बाद यहां पर जो सेल है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद सेल मानी जाएगी और उसके बाद ये ओनरशिप जो है वो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल कि भाई मैं तेरे को सेल करूंगा जब तुम मेरे को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगला टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। माय फ्रेंड अब यहाँ पर टर्मिनेशन की बात आती है तो मेनली यहाँ पे जो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सर वो कर सकता है हायर वेंडर, कि हायर वेंडर कभी भी किसी भी टाइम पर गुड्स को वापस दे सकता है और कह सकता है जी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू, इस एग्रीमेंट ऑफ सेल को कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो यानी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है हायर परचेजर। ठीक है जी, यहाँ पे हायर वेंडर जो टर्मिनेट कर सकता है वो इन दैट केस कर सकता है अगर ये डिफॉल्टी होता है कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में, ओनली इन दैट केस यहाँ पे जो हायर वेंडर है जो यहाँ पे टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। या मैंने क्या कहा, ये बेली है यानी ये इसकी गुड्स को बड़े धरोहर की तरह रखेगा। अगर ये कोर्ट में प्रूव कर देता है कि ये इसकी गुड्स को प्रॉपर तरीके से नहीं रख रहा, इन दैट केस भी ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा सकता है माइंडेड। इज दैट क्लियर? तो ये हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े जो हमारे यूज होंगे किसमें, हायर परचेज में सर। अब देखिए सर, अब जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सर, देखिए जरा क्वेश्चन को समझते हैं हम। स्काइलाइन लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन हायर परचेज बेसिस। स्काइलाइन लिमिटेड परचेज करिए प्लांट को हायर परचेज बेसिस पे, जो डाउन पेमेंट दे देगी सर वो 70,000 दे देगी, 3 इंस्टॉलमेंट दे देगी 210, 190, 170, 2,10,000, 1,20,000, 170। ओके, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ प्लांट। वो कह रहे हैं कैश प्राइस प्लांट का बताइए, इंटरेस्ट बताइए, हायर परचेज बताइए, अगर सभी में कैश प्राइस इक्वल है। तो हम फ्रेंड इसको जरा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअली क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे, समझेंगे और बड़े आराम से हम इसे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हाँ जी, तो ध्यान करिए यहाँ पे जो प्लांट परचेज करा तो उसकी डाउन पेमेंट दी गई सर, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स जो डाउन पेमेंट दी गई वो डाउन पेमेंट कितनी दी गई सर, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए डाउन पेमेंट के दिए गए, ठीक हो गया। फिर जो इंस्टॉलमेंट पे करी गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है जी, तो यानी कि वो हमारे 210, 190, 2,10,000, 1,90,000 और माय फ्रेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,70,000, ठीक हो गया। तो यानी टोटल पेमेंट जो कर दी हमने 570, 6,40,000। तो जरा प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए सर, 6,40,000 क्या होगा, ऑफ कोर्स हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस हो ना कि एक परचेजर ने जो टोटल पेमेंट है जो हायर वेंडर को दी वो से 6,40,000 दी, ये हमारी हायर परचेज का अमाउंट निकल कर आ गया जो उसने पूछा था हमारे से, ठीक हो गया। अब फ्रेंड क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें कैश प्राइस कितना और इंटरेस्ट कितना है। तो उसने ये बात बोली आपको कि इन सभी इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस का अमाउंट है वो इक्वल है। तो अगर कैश प्राइस का अमाउंट इक्वल है तो इसका मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, तो अगर माय फ्रेंड मैं कैश प्राइस को x से दिखाता हूं तो अब यहाँ पे x और x यानी तीनों में कैश प्राइस जो है वो सेम है, तो कैश x है, ठीक। अब जरा मेरी बात को समझना सर, जब उसने लास्ट पेमेंट करी तो उसमें क्या करा होगा, प्रिंसिपल और एक टाइम का ब्याज, मैं ठीक कह रहा हूं, तो यानी इसमें रहा होगा x प्लस आई। लेकिन जब उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो उसके बाद अगले वाली x भी इंक्लूड होगी, तो यहां पर जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 2x पे लगा होगा, तो इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो यहाँ पे 3 बार x आउटस्टैंडिंग होगा, तो इस पे जो है तिगना इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। बात समझ में आती है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर केवल एक बार की जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लेकिन जो उससे पहले पे कर रहा है उस वक्त ये दोनों एक्स आउटस्टैंडिंग है, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी और तीसरी इंस्टॉलमेंट का भी प्राइस जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, इसलिए दोनों पे जो ब्याज होगा वो 2i होगा, और जो पहली पे कर रहा है तो तीनों एक्स आउटस्टैंडिंग होंगे, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर।
अब माय फ्रेंड इसका मतलब अब ये कितना दे रखा है 2,10,000, सर ये कितना दे रखा है सर 1,90,000, ये कितना है सर 170। नाउ इट्स कॉमन ओवर चॉइस, अब हमारी चॉइस है, ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं, इनमें से व्हाटएवर दो इक्वेशन सोल्व करना चाहे सोल्व कर लीजिए और हम आंसर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड हम एक बार इन दो को सोल्व कर लेते हैं, चलिए जी। तो अब मैंने कहा सर माइनस 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 एलिमिनेट हो गया सर, ये कितना बचा आई और ये कितना आया 20,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया 20,000। इज दैट क्लियर? अब व्हाटएवर जिसमें भी हमें पुट करना है इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो एक इक्वेशन के अंदर पुट करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए जी, ये x प्लस आई 170 था, तो मैं कहूं x प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1,70,000। तो फ्रेंड x कितना आया सर, x आ गया हमारा 1,50,000। तो ये x 150 आया, x इसमें भी है और x इसमें भी है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हुआ वो कितना हुआ 3x, तो यानी कि 150 इंटू में 3, तो सर ये कितना हो गया 4,50,000, 4.5 लाख रुपए इसमें ही होगा जी। इज दैट क्लियर? और जो इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो माय फ्रेंड टोटल इंटरेस्ट की जो मैं बात करूं, तो टोटल इंटरेस्ट की जो कहानी निकल कर आ रही है वो कितना है सर, वो हमारा है आई 3i 2i और i, ठीक है जी, कितना हो गया 6i। तो टोटल इंटरेस्ट की मेरा बात कर रहा हूं, तो दैट इज 6i। इसका मतलब 6 इंटू में कितना था 20,000, कितना हो गया 1,20,000। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? कि यानी कि जो कहानी निकल कर आ रही है 1,20,000 आ रही है और 4,50,000 हमारी ये आ रही है। और अब हमारी डाउन पेमेंट कितनी थी, डाउन पेमेंट कितनी थी हमारी फ्रेंड्स, हमारी डाउन पेमेंट थी हमारी 70,000, डाउन पेमेंट थी 70,000। मैं आपको फिर यही समझाऊंगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम, बजाय इसके कि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, इस बात से बेटर रहेगा हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जरा ध्यान करिए जी, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दिया उसने वो कितना दिया जी 450 दिया, टोटल ब्याज जो दिया वो 1,20 दिया, डाउन पेमेंट दी वो 70,000 दी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जब हमारे से ये पूछा जा रहा है कि जी कैश प्राइस कितना है, तो आप जरा समझिए मेरी बात को, कैश प्राइस की अगर मैं बात करता हूं, अगर कैश प्राइस की बात करता हूं तो देखिए जी 450 तो ये हो गया, और सर डाउन पेमेंट भी तो ध्यान करो, डाउन पेमेंट कितने की हमने पे करी 70,000। तो सर टोटल की जो कहानी निकल कर आई 5,20,000, यानी इसका जो कैश प्राइस हुआ 5,20,000 हुआ। आप फिर इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं कि 5,20,000 हो गया, ब्याज कितने का पे करा 1,20 का, 520 प्लस 120 कितना होता है सर 640। ये लीजिए सर 640, आप देखिए सर सबसे शुरू में हमने यही तो निकाला था 640, ये देखिए सर निकाला था ना 640 हायर परचेज प्राइस। तो हर तरीके से जो हमारा कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही आएगा, सिर्फ जरूरत है तो हमें कंसेप्ट को समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है सर, ठीक है जी। अगर हम कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो हमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हुए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में सेकंड देखिए जरा ध्यान से, इसने कहा जिस कल ने परचेज करा है एक प्लांट को हर परचेज बेसिस पे जी, डाउन पेमेंट दे रहा है 70,000 रुपए, तीन इंस्टॉलमेंट 2,10,000 1,90,000 170, सारा कुछ सेम चल रहा है। Find the total interest thereon, amount of interest of each installment and amount of hire purchase price if cash price is rupees 6 lakh। कि जो कैश प्राइस है सर वो यहाँ पे अब 6 लाख है। तो अब देखिए सर पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस का अमाउंट है वो सेम है, और इस वक्त मैंने टोटल कैश प्राइस जो है वो आपको कितना दे दिया 6 लाख। तो जरा देखते हैं अब इससे कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा सर। तो जरा पिछली बार की तरह सर ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर डाउन पेमेंट 70,000, ठीक हो गया। अब इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक हो गया जी। फर्स्ट वही सर 210 190 170, 210 190 और 170, सर ये कहानी हो गई सेम जो पिछली बार करी थी हमने, 210 190 और 170, ठीक है जी। तो ये कितने हो गए सर 570। तो यानी कि हायर परचेज प्राइस सर 6,40,000। अभी तक आप देखिए बिल्कुल से वही चला रहा हूं सर, कोई चेंज नहीं है। इज दैट क्लियर? तो 6,40,000 हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए इसके अंदर, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है सर हमें कैश प्राइस जो है
वो हमें दे रखा है सर। कैश प्राइस कितना दे रखा है हमें? 6 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया सर? 40,000 रुपए। ये टोटल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज द 40,000 रुपीज जो यहां पर फालतू मिल रहा है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सेम वही कहानी, डाउन पेमेंट 70, 3 इंस्टॉलमेंट 570, टोटल 640। तो ये 640 क्या था हमारा? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस में से मैंने कहा टोटल कैश प्राइस 6 लाख जो था वो घटा दिया मैंने, तो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आया 40,000। तो ये 40,000 का जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 210, 190, 170। इज दैट क्लियर? और फ्रेंड अभी तो कॉमन सेंस है ना कि इंटरेस्ट हम किस पे करते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करते हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो अब इसके लिए सर हम क्या करेंगे? अब एक टेबल बनाएंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को निकालने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए जरा आउटस्टैंडिंग कहानी को निकालते हैं। तो मैंने कहा सर हमारा जो अमाउंट टोटल ड्यू था वो कितना था सर? 640 था। तो ईयर एंड की मैं बात करता हूं फर्स्ट। ठीक है जी, तो अब फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना था सर? 640 था। उसमें से तुरंत डाउन पेमेंट दे दी 70,000। 70,000 तो यानी एट द एंड पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रहा सर वो कितना रहा? 570 रहा। रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी, कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा सर हायर परचेज का। ठीक है जी, या आप क्या कहते हैं लाइन नहीं डालनी तो बेशक से मत डालिए, वट एवर यू वांट, इसको इक्वल लिख लीजिए और बेशक से यहाँ पे दोबारा मत लिखिए, इट्स योर चॉइस। ठीक हो गया? हाँ जी फ्रेंड्स, अब इसी तरह से सेकंड ईयर पे चलते हैं हम। तो अब यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना था? 570। 570 फिर हमने जो पेमेंट करी, पहली पेमेंट कितनी करी सर? 2,10,000 की। तो उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बचा सर वो कितना बचा? 360। ठीक, थर्ड ईयर के लिए सर अब जो 360 था, नेक्स्ट पेमेंट कितनी थी सर हमारी? 190। कितना बचा सर? 170। तो अब ध्यान करना जी, लिखने की रिक्वायर नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं। लास्ट में हमने 170 पे करा है ना सर, ये कितना हो गया? तो इस वजह से इसको नहीं लिखा जाता, आया सुनने, क्योंकि वो नील हो जाता है। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये आउटस्टैंडिंग है। तो फ्रेंड्स अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो रेशो की अगर मैं बात करूं तो जितना आउटस्टैंडिंग होगा उसी रेशो में इंटरेस्ट डिवाइड होगा सर। तो अगर मैं 40 एलिमिनेट करता हूं तो ये कितना आ रहा है? 57, 36 और 17। तो यानी जो इंटरेस्ट होगा वो इस रेशो में क्या होगा? डिवाइड होगा। टोटल कितना हो गया सर? ये 110। और टोटल इंटरेस्ट जो हमें इस रेशो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है? 40,000। इज दैट क्लियर? तो 40,000 को जो हमें इस रेशो में डिवाइड करना है, तो रेशो में डिवाइड करने का हमारा तरीका क्या होता है? वेरी सिंपल सर, कि हमारा जो 40,000 है, ठीक है जी, 110 के लिए तो हाउ मच फॉर 57, दूसरी बार 110, हाउ मच फॉर 36। ठीक हो गया? उसके बाद फ्रेंड लास्टली कितना है? 17, 110। इज दैट क्लियर? तो ये अमाउंट हमारे पास निकल कर आएंगे। तो मैंने कहा मान लीजिए 2727 727, ठीक, 13,091 आप कैलकुलेट कर लेना फ्रेंड्स। ठीक हो गया? और 6182। इज दैट क्लियर? तो यानी कि ये अमाउंट हमारे निकल कर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस रेशो में हमने डिवाइड करा, तो इस रेशो में यानी कि ये जो अमाउंट आया 2727, दूसरा मैंने कहा 13,091। फ्रेंड लास्ट वाला अमाउंट कितना था देखिए? 6182। तो यानी कि लास्ट अमाउंट 6182। अब फ्रेंड आप जरा ध्यान से कैलकुलेट करके देखिए कि इनका सम जो है ये जो है 40,000 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यानी कि ये हमने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है फ्रेंड्स, ये हमने इसकी आउटस्टैंडिंग रेशियो पे क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन समझा। तो पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था? पहले क्वेश्चन में उसने कहा था कैश प्राइस सब में इक्वल है, इसमें ऐसा नहीं कहा था कैश प्राइस इक्वल है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करनी है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्या चेंज है एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक हो गया? तो फ्रेंड ये हमने केवल एक जरा सी कंसेप्ट को समझा किसमें? हायर परचेज के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए फ्रेंड्स, मजा आ रहा है? आगे चलते हैं सर, एक और क्वेश्चन करते हैं सर, समझेंगे सर। देखिए
उसने कहा जी अरुण परचेज कर रहा है प्लांट फॉलोइंग बेसिस पे, उस चीज का प्राइस है सर 1 लाख रुपए, डाउन पेमेंट उसे 20,000 रुपए करनी पड़ेगी, उसके बाद जो उसे हायर परचेज पेमेंट इंस्टॉलमेंट करनी है सर वो 40,000, 30,000 और 25,080 इस तरह से पेमेंट करनी है सर। ठीक है जी। उसने कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है और इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट। सर वो कह रहा है इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट, अगर वो ये नहीं भी कहता तो भी क्वेश्चन में कॉमन सेंस होती है कि जब इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द ईच इंस्टॉलमेंट। अब वो कह रहा है बताइए जी हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट का इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर? बात सुन रही है? देखिए अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में चेंज क्या है, पहले हम इस बात को समझेंगे कि हमने कहा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। अगर सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता तो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह करता। ठीक है जी। कैसे करता मैं इसको, ये सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करता, डाउन पेमेंट को प्लस करता, हायर परचेज प्राइस आ जाता, कैश प्राइस माइनस कर देता, टोटल इंटरेस्ट आ जाता और उस टोटल इंटरेस्ट को मैं आउटस्टैंडिंग पेड के बेसिस पे मैं इसको सोल्व कर देता। बट माय फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिए मेरी बात को। मैंने कहा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईयर वाइज, चलिए ईयर वाइज, ठीक है जी। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 साल की बात चल रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग की जो कहानी हो रही है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, तो फ्रेंड ध्यान रखना कैश प्राइस 1 लाख था, 20,000 डाउन पेमेंट तुरंत दे दी गई, आउटस्टैंडिंग कितना बचा 80,000। तो यहाँ पे जो हमारे से जो कंपनी है जिससे हम खरीद रहे हैं तो वो 80,000 पे ही तो हमसे इंटरेस्ट मांग सकती है ना। तो यानी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कितना हुआ 80,000। ठीक हो गया। अब आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड्स 8,000, राइट। तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो हुआ हमारा यहाँ पे, जो टोटल आउटस्टैंडिंग हुआ वो कितना हो गया सर 88,000। इसमें से जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी फर्स्ट, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी सर हमने पे करी है 40,000 की, 40,000। तो रिजल्ट ये हुआ जो आउटस्टैंडिंग एंड में जो बचा, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था, ये फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एंड, तो हमने इसको माइनस कर दिया, कितना हुआ 48,000। माय फ्रेंड फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है वो अगले साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो माय फ्रेंड ये कितना हुआ 48,000। ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट कितना है 10%, तो कितना हुआ माय फ्रेंड 4,800। तो अब 48,000 आउटस्टैंडिंग शुरू में बिगिनिंग में था, कितना इंटरेस्ट और बन गया, टोटल कितना हो गया सर 52,800। इजी है सर, कंसेप्चुअली सोचेंगे। तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने कितने की पे करी है फ्रेंड्स 30,000 की हमने इंस्टॉलमेंट पे करी। तो उसके बाद कितना रह गया 22,800। अगेन सेकंड ईयर के आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग 22,800 है, तो अगले साल की ओपनिंग में 22,800 से रहना चाहिए सर। इंटरेस्ट 10%, कितना हो गया सर 2280। तो टोटल कितना बन गया सर, इसको प्लस करेंगे सर हम। ठीक है जी। तो हमारे इसको हमने प्लस कर दो, कितना बन गया 25,080। लास्ट की इंस्टॉलमेंट हमने कितने की पे करी है सर 25,080। तो बी ऑब्वियसली लास्ट में तो 3 साल के बाद कुछ नहीं बचना चाहिए था ना, क्योंकि 3 साल की तो इंस्टॉलमेंट थी। समझ आई? तो जरा हम ध्यान से समझे कि इसमें फर्क क्या था। तो माय फ्रेंड इसमें फर्क था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो हमें गिवन था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन नहीं होता तो ये क्वेश्चन मेरा सेकंड वाला हो जाता और मैं वहां पे डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट करता, मैं टोटल हायर परचेज प्राइस निकालता, हायर परचेज प्राइस में से टोटल कैश प्राइस माइनस करता, टोटल इंटरेस्ट आ जाता और उसे आउटस्टैंडिंग रेशियो में डिवाइड कर देता। समझ आ रहा फर्क? तो यानी क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा। तो अभी बेसिक के लिए सर आज इतना सफिशिएंट है सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इससे आगे कराऊंगा। और अगर माय फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप ज्वाइन करिए, स्काईलाइन ट्यूटोरियल को ज्वाइन करिए, आप हमारे को मोबीशाला के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअली नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। हम कभी भी रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करते, वी आर ऑलवेज बिलीव इन लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक। तो माय फ्रेंड्स हम बस ये बताना चाहेंगे कि लॉट ऑफ टाइम्स हम सीबीएसई टॉपर दे चुके हैं, हम कॉलेजेस में टॉपर दे चुके हैं, हम सीए में रैंक होल्डर दे चुके हैं। तो फ्रेंड टॉपर बनने के लिए सिंबल ऑफ टॉपर स्काईलाइन ट्यूटोरियल आप हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।